नमस्कार दोस्तों, आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत है। हमारा जो इतिहास का टॉपिक चल रहा था उसमें हमने कल दोस्तों राजपूत युग पढ़ लिया था, और यदि आपने अभी तक राजपूत युग का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। अब अपने शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों आज उसी क्रम के अंदर प्रतिहार जो राजवंश है उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार वंश है उसकी बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः कब से कब तक रहा है और इनकी जो शक्ति का मुख्य केंद्र कब से कहां था और उसके बाद में कहां बन गया, ये चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। और उनके जो शासक या प्रशासक हुए उनके बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों गुर्जर जो प्रतिहार है, इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। और कहा जाता है कि जो गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों, ये गुर्जर प्रतिहार राजस्थान के अंदर 6वीं या 6वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी या सदी तक का इन्होंने शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों, इन्होंने 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक शासन किया था, ये माना जाता है। लेकिन दोस्तों इनकी शक्ति का जो प्रारंभिक जो केंद्र था दोस्तों वो कौन सा था? तो इनकी शक्ति का प्रारंभिक केंद्र दोस्तों मारवाड़ का मंडोर था। मारवाड़ का मंडोर था, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनका वंश है दोस्तों, वो वंश कब से चला या उनका शासन मुख्यतः कब से कब माना जाता है? तो 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक का माना जाता है। और दोस्तों इनका जो प्रारंभ में इनकी जो शक्ति का प्रमुख केंद्र है वो मारवाड़ का मंडोर है दोस्तों। मारवाड़ का कौन सा जगह है? मंडोर है, और मंडोर जोधपुर के अंदर है, जिसको अपने मारवाड़ भी बोलते हैं। तो इसके बाद में ये तो इनका प्रमुख हो गया। उसके बाद में माने तो दोस्तों जालोर, जो जालोर है उस जालोर का दोस्तों भीनमाल है, भीनमाल है। और भीनमाल के बाद में दोस्तों आपने पढ़ेंगे अवंती व कनौज, इनके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये प्रतिहारों की शक्ति के केंद्र रहे हैं। अब दोस्तों अपने बात करेंगे कि प्रतिहारों के बारे में, इनके शासनकाल के बारे में किसने क्या कहा है, पहले वो बात करेंगे। तो दोस्तों अपने बात करते हैं, एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा है दोस्तों, ये कह रहे हैं कि 6वीं शताब्दी या जो 6वीं शताब्दी है उस 6वीं शताब्दी तक राजस्थान में जो मरुस्थल प्रदेश है, 6वीं शताब्दी है उसका जो उस समय जो यहाँ मरुस्थल प्रदेश हुआ करता था उसके अंदर ना तो कोई राजस्थान नाम का राज्य था और न ही कोई राजस्थान नाम की इकाई थी। न तो कोई राज्य था और न कोई इकाई थी। ये किसने कहा है? ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कहा है दोस्तों कि न तो ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि 6वीं शताब्दी तक न तो राजस्थान नाम का कोई राज्य था और न ही दोस्तों इस मरु प्रदेश के अंदर कोई राजस्थान नाम की इकाई थी। तो क्या था? तो इस गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, गए से गोपीनाथ, और इसने कहा है कि यहाँ पर एक गुर्जरात्रा प्रदेश हुआ करता था। क्या हुआ करता था? गुर्जरात्रा प्रदेश हुआ करता था, और उस प्रदेश पर प्रतिहार शासन किया करते थे। कौन किया करते थे? प्रतिहार जाति की एक वो शासन किया करती थी। दोस्तों ये बात आपको समझ में आई है
कि देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों, उनके वंश का अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक उनका शासन माना जाता है। उसके बाद में बात करें अपने कि प्रारंभ में इनकी शक्ति का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो कौन था तो मारवाड़ का मंडोर हो गया और जालोर का भीनमाल हो गया। और उसके बाद में जो दोस्तों प्रतिहारों ने क्या किया, उज्जैन व जो कनौज है दोस्तों उसको अपनी शक्ति का प्रमुख केंद्र बना लिया था जो यूपी के अंदर था। दोस्तों अपने बात की अभी गोपीनाथ शर्मा की, तो गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि दोस्तों गोपीनाथ शर्मा ने क्या कहा है कि जो 6ठी शताब्दी है, जब इतिहासकार कह रहे हैं कि 6ठी शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक प्रतिहारों का शासन था, तो उसकी बात को डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि उस समय राजस्थान नाम का न तो कोई राज्य था और न कोई छोटी बड़ी इकाई थी। यहाँ पर एक प्रदेश था जिसका नाम था गुर्जरात्रा और उसी गुर्जरात्रा प्रदेश पर प्रतिहार शासन किया करते थे। कौन शासन किया करते थे? प्रतिहार शासन किया करते थे। ये बात किसने कही है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने कही है। तो ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बात कही है दोस्तों। तो इसके बाद में और किसने क्या कहा है ये थोड़ा सा अपने इसके हेडिंग में पढ़ लेते हैं, फिर अपने प्रतिहारों के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिएगा एक हर्षचरित नाम की पुस्तक है, हर्षचरित। इस हर्षचरित नामक पुस्तक है दोस्तों, ये किसकी लिखी हुई है? ये है दोस्तों बाण भट्ट की। किसकी है? बाण भट्ट की पुस्तक है। और इस पुस्तक के अंदर भी लिखा गया है मरु प्रदेश में प्रतिहारों का शासन, प्रतिहार राजवंश या प्रतिहारों का शासन, ये लिखा गया है दोस्तों। कि जो हर्षचरित नामक पुस्तक है दोस्तों, उस पुस्तक के जो लेखक है वो बाण भट्ट है। ये हर्ष जो वर्धन है उनके दरबारी कवि थे, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, उसका नाम क्या है? हर्षवर्धन है। इस हर्षचरित है और इस हर्षचरित पुस्तक में लिखा गया है कि मरु जो प्रदेश है उसकी गुर्जरात क्षेत्र के अंदर जो प्रतिहार जाति है वो शासन किया करती थी। ये बात किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है दोस्तों। इसके बाद में किसकी बात करते हैं? इसके बाद में दोस्तों अपने बात करते हैं एक चीनी यात्री की। चीनी यात्री की बात करते हैं। और चीनी यात्री कौन है? तो जिसका नाम है दोस्तों ह्वेन सांग नाम का चीनी यात्री है। और इनकी जो पुस्तक है दोस्तों उसका नाम है सीयूकी। क्या नाम है? सीयूकी है दोस्तों। और इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो पुस्तक जो ह्वेन सांग की पुस्तक है सीयूकी, इस पुस्तक के अंदर दोस्तों इन्होंने क्या नाम दिया है कि गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर शासन करते थे, ये कहा है। साथ में इसने एक शब्द का प्रयोग किया गया है कि गुर्जर जो प्रतिहार है दोस्तों उनकी राजधानी है वो पीलो भोलो थी। इस बुक के अंदर है कहा गया है कि दोस्तों कि जो गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों, इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो दोस्तों राजधानी है, क्या जो राजधानी है वो राजधानी पीलो भोलो थी। क्या थी? पीलो भोलो थी। ये बताई है किसने? ये बताई है ह्वेन सांग ने सीयूकी पुस्तक में गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी पीलो भोलो बताई है। और जिसका मतलब है दोस्तों भीनमाल। क्या है? भीनमाल जालोर, भीनमाल जालोर। और यहाँ पर भी याद रखना दोस्तों महाकवि माघ का जन्म हुआ था। माघ है वो यहीं से संबंधित है। माघ शब्द किसमें आ रहा है? मार्च में, याद रख लेना इसका, ठीक है। तो हर्षचरित के अंदर बाण भट्ट ने मरु प्रदेश में प्रतिहारों का शासन का वर्णन किया है।
उसके बाद में दोस्तों जो हर्षचरित की जो पुस्तक है उसके अंदर, और उसके बाद में चीन यात्री जो हुएत्सुंग है उसने अपनी पुस्तक जो सीयू की है दोस्तों उसके अंदर गुर्जर प्रतिहार शब्द का संबोधन करते हुए लिखा है कि गुर्जर प्रतिहार जो प्रदेश है उसकी राजधानी है वो पीलो भोलोती, और पीलो भोलो किसको कहा गया है दोस्तों, तो भीनमाल जालोर को कहा गया है। अब अपने दोस्तों बात करते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये अपने अभी पढ़ेंगे दोस्तों। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है दोस्तों, इनकी उत्पत्ति के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर और लाइक करें ताकि आपके साथ में ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो जुड़े और उनको फायदा मिले। तो अब दोस्तों गुर्जर जो प्रतिहार है इनके उत्पत्ति से संबंधित अपनी बात करेंगे, और इतिहास के अंदर उत्पत्ति से संबंधित जब भी कोई प्रश्न आता है तो सबसे पहले एक लाइन आती है कि उनकी उत्पत्ति के संबंध में अभी भी इतिहासकारों में मतभेद है। ये लाइन आती है तो दोस्तों अपने अलग अलग जो विचारक हैं उनकी अलग अलग बातों को पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग शिलालेखों के अंदर इनके बारे में जो बातें लिखी गई है हमें वो भी पढ़नी पड़ेगी। तो दोस्तों अपने पढ़ते हैं कि जो उत्पत्ति है प्रतिहारों की उसके बारे में एक जोधपुर का दोस्तों एक शिलालेख है जिसका नाम है बोक शिलालेख। बोक शिलालेख, इस बोक शिलालेख के अंदर दोस्तों कहा गया है कि जो प्रतिहार है, प्रतिहार वो दोस्तों इसमें कहा गया है कि 6वीं या 6वीं शताब्दी के दूसरे चरण में मारवाड़ में आए या इनका आधिपत्य हुआ। ये बात कही गई है दोस्तों प्रतिहारों की उत्पत्ति के संबंध में। जो जोधपुर का बोक शिलालेख है दोस्तों, उस बोक शिलालेख के अनुसार जो गुर्जर प्रतिहार है उनका अधिवासन या वो आए थे वो कहां से, तो वो दोस्तों कहा गया है कि वो मारवाड़ के अंदर लगभग 6वीं शताब्दी का जो दूसरा चरण था उस दूसरे चरण के अंदर आए थे। तो ये बात कहां लिखी गई है तो ध्यान रखना दोस्तों, बोक शिलालेख में लिखी गई है। बोक शिलालेख कहां पर है तो जोधपुर के अंदर है, जिसमें लिखा गया है कि 6वीं शताब्दी के दूसरे चरण में मारवाड़ के अंदर प्रतिहारों का आधिपत्य हुआ या मारवाड़ों का उल्लेख शुरू हुआ। ये दोस्तों अपने बात समझ में आई होगी। और एक और लेख है जिसका नाम है बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय है। ध्यान रखना उसका जो लेख है जिसको बोलते हैं एहोल लेख। इस एहोल लेख के अंदर दोस्तों जो प्रतिहार है, प्रतिहार इनका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि बादामी के चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के अभिलेख या लेख एहोल लेख या अभिलेख में प्रतिहार जो शब्द है, इस प्रतिहार शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मिलता है। और जो बोक शिलालेख है जोधपुर का उसमें तो ये कहा गया है कि 6वीं शताब्दी के जो द्वितीय चरण है उस चरण के अंदर मारवाड़ के अंदर जो प्रतिहार है उनका आधिपत्य शुरू हुआ था, ये दोस्तों कहा गया है। लेकिन इसी पुलकेशियन द्वितीय जो एहोल अभिलेख है इसी के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि जो गुर्जर प्रदेश में, अभी मैं यहाँ थोड़ा साफ करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए दोस्तों, कि गुर्जर इसी बादामी अभिलेख में कहा गया है कि गुर्जर प्रदेश के स्वामी होने के कारण, गुर्जर प्रदेश
के स्वामी होने के कारण जो प्रतिहार है, जो गुर्जर प्रदेश के स्वामी होने के कारण इन प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। ये बात मिली है दोस्तों इसी अभिलेख के अंदर कि वो गुर्जर प्रदेश है, उस गुर्जर प्रदेश के स्वामी होने के कारण दोस्तों क्या है, इस गुर्जर प्रदेश के स्वामी होने के कारण ही जो प्रतिहार शासक है, इन प्रतिहार शासकों को क्या कहा जाना शुरू कर दिया, गुर्जर प्रतिहार कहा जाना शुरू कर दिया। और अब अपने पढ़ेंगे दोस्तों कि जो डॉक्टर आरसी मजूमदार है, उन आरसी मजूमदार के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है इनके बारे में। तो दोस्तों जो अपने ये शिलालेख जो बात कर रहे हैं प्रतिहारों की, ये साथ साथ में आप नोट करते जाना ताकि आपको बार बार ये चीजें नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको मैं मेरे हिसाब से जो बहुत अच्छे तरीके से बताना चाह रहा हूं। तो दोस्तों इसके बाद में आपने डॉक्टर आरसी मजूमदार, आरसी जो मजूमदार है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि प्रतिहार एक जाति के लिए यूज किया जाने वाला शब्द है। प्रतिहार है वो एक जाति के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला शब्द है, क्योंकि प्रतिहार जब मंडोर के शासक हुआ करते थे, इसमें इन्होंने कहा है कि जब ये मंडोर के शासक हुआ करते थे तो प्रतिहारों के द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा दोस्तों जो अरब आक्रमण होते थे भारत पर, इनको रोक दिया गया। क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। या अपने यूं कह सकते हैं कि भारत में प्रतिहारों के द्वारा अरब आक्रमणकारी है उनको रोक दिया गया था, या उनके आक्रमणों को है जो बिल्कुल भारत में नहीं होने दिया। ये समता को देखकर प्रतिहार है, इन्होंने अपने आप को दोस्तों राम का भाई थे लक्ष्मण, और इसी लक्ष्मण का वंशज मानते हुए अपने आप को सूर्यवंशी, लक्ष्मण का वंशज मानते हुए अपने आप को सूर्यवंशी या रघुवंशी कहा है, रघुवंशी बताया है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जिस प्रकार भगवान राम जब वनवास में गए थे तो उस वनवास में जो लक्ष्मण था दोस्तों, उस लक्ष्मण के द्वारा प्रतिहार का काम किया गया, क्योंकि जो प्रतिहार शब्द है दोस्तों, इसका अपने शाब्दिक अर्थ है द्वारपाल। क्या है, द्वारपाल है। और द्वारपाल का काम भगवान राम के समय जो लक्ष्मण ने किया था, उसी बात को जोड़ते हुए कि भारत के अंदर जैसे ही अरब आक्रमणकारी आक्रमण कर रहे थे, तो उन आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करने वाले कौन है, प्रतिहार हैं। तो उन्हीं प्रतिहारों ने अपने आप को भगवान राम के भाई लक्ष्मण के वंशज मानकर सभी को क्या बना दिया, सूर्यवंशी या रघुवंशी है जो शाखा का प्रारंभ किया, या अपने आप को सूर्यवंशी या रघुवंशी मान लिया। दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों कुछ अरब यात्री आए थे, उनके द्वारा ये जो गुर्जर प्रतिहार है उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, ये दोस्तों अपने पढ़ेंगे। तो अपने देखिएगा कि जो गुर्जर प्रतिहार है इनके बारे में अपने बात करें अरब यात्रियों के द्वारा। अरब यात्री तो भारत में आए थे ना, तो उन अरब यात्रियों के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों जो अरब यात्री है जो भारत में आए थे, उन्होंने जो गुर्जर है, गुर्जर प्रतिहार है, इन गुर्जर प्रतिहारों को किस नाम से पुकारा है, तो जुर्ज नाम से पुकारा है। क्या नाम दिया है, जुर्ज नाम दिया है दोस्तों। ये ध्यान रखना, जो अरब यात्री थे दोस्तों, उन अरब यात्रियों के द्वारा
गुर्जर प्रतिहारों को जुर्द नाम से पुकारा गया है। तो दोस्तों एक अरबी ये जो अरब यात्री और था जिसका नाम ही था अल मसूदी, और इस अल मसूदी के द्वारा दोस्तों इन्हीं गुर्जर प्रतिहारों को क्या कहा गया, अल गुर्जर कहा गया, अल गुर्जर कहा गया। और ये तो प्रतिहारों को कहा गया, लेकिन इसने जो राजा या शासक होता था उस राजा या शासक को क्या कहा है, बोरा कहा है। क्या नाम दिया है, बोरा कहा है। ये किसने कहा है, तो दोस्तों अल मसूदी के द्वारा कहा गया है। अब जो दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आ गई, तो अब अपने जो प्रतिहार है उनकी शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, इन गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अभी मैंने बताया कि 6वीं से 10वीं शताब्दी तक इनका शासनकाल रहा, लेकिन कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक बहुत प्रभावशाली हो गए थे, और इन्होंने 200 वर्षों तक किसी भी 200 वर्षों तक कोई भी आक्रमणकारी या अरब आक्रमणकारी है वो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। ये उत्तरी भारत के अंदर इतने शक्तिशाली हो गए थे, इतना प्रभाव इनका, इन्होंने अपने जो शासन व्यवस्था का जमा लिया था। तो दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें अपने डॉक्टर D.R. भंडारकर की बात करें, तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने कहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार है वो 8वीं शताब्दी से 10वीं नहीं 11वीं शताब्दी तक है, उन्होंने अरब आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा की थी दोस्तों। तो अब अपने गुर्जर प्रतिहारों की शाखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं गुर्जर प्रतिहार शाखाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए। तो दोस्तों आप साथ साथ में नोट करते रहें और तभी आपको जाके ये सारी बातें समझ में आएगी। अब जो गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों, इनकी प्रमुख शाखाएं बात करें तो दोस्तों सबसे पहले आती है मंडोर शाखा। कौन सी शाखा, मंडोर शाखा, इसका अध्ययन करेंगे। और मंडोर शाखा के बाद में पढ़ेंगे दोस्तों भीनमाल जालोर शाखा, भीनमाल की जालोर शाखा पढ़ेंगे या भीनमाल शाखा पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों अपने पढ़ेंगे अवंती व कनौज, ये शाखाएं पढ़ेंगे दोस्तों प्रतिहारों की। हमारे लिए जो स्टार्टिंग है दोस्तों वो सबसे प्राचीन और मुख्य शाखा मंडोर शाखा है, इसी शाखा से अपने शुरू करेंगे। तो दोस्तों प्रतिहारों की कुल देवी, प्रतिहारों की कुल देवी है दोस्तों वो चामुंडा माता है। कौन सी माता है, चामुंडा माता है। अब दोस्तों आपको यहां तक बात समझ में आई है। अब अपने क्या करते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों इनकी महणौत नैन्सी के द्वारा कितनी शाखाएं बताई गई है। तो दोस्तों महणौत नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का वर्णन किया है। जो गुर्जर प्रतिहार है दोस्तों उनकी कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो दोस्तों इन्होंने वर्णन किया है 26 शाखाओं का। और उसी 26 शाखाओं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शाखा इन्होंने मंडोर शाखा जोधपुर को माना है। अब दोस्तों अपने शुरू करेंगे मंडोर शाखा को और यहीं से प्रतिहारों का इतिहास शुरू होगा। को नोट भी करना है और अपने जो महणौत नैन्सी के द्वारा प्रतिहारों की कितनी शाखा बताई गई है, तो 26 शाखा याद रखना है दोस्तों। और बताइए किसने है, महणौत नैन्सी के द्वारा बताई गई है, ये आपके दिमाग में रखनी है दोस्तों। अब इसमें जो सबसे प्राचीन शाखा है और सबसे महत्वपूर्ण जो शाखा है दोस्तों वो मंडोर शाखा है। और मंडोर शाखा को अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो कहते हैं मंडोर शाखा। अब दोस्तों मंडोर शाखा है
इसकी शुरुआत मानते हैं। तो दोस्तों जोधपुर के अंदर एक शिलालेख है जिसका नाम है गटियाला, और गटियाला शिलालेख, ये दो है दोस्तों शिलालेख। ये कितने हैं? दो शिलालेख है गटियाला के, जिन्हें एक दोस्तों जो शिला है वो 837 ईस्वी का गटियाला शिलालेख है, और दूसरा है वो दोस्तों 861 ईस्वी का शिलालेख है। और इन दोनों के अंदर जो प्रतिहार है उनकी वंशावली है, प्रतिहारों की वंशावली है, ये ध्यान रखना। प्रतिहारों की क्या है? वंशावली है दोस्तों। गटियाला शिलालेख 837 ईस्वी का है, और 826 ईस्वी का जो दूसरा है ये 1 नंबर शिलालेख है, ये 2 नंबर शिलालेख है, दोनों गटियाला के ही है। 837 का है और 861 का है। इन दोनों में प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है, और कैसे होती है वो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है इन अभिलेखों के आधार पर कि जो मंडोर है दोस्तों, इस मंडोर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। कौन रहता था? ब्राह्मण रहा करता था, और इस ब्राह्मण का नाम था दोस्तों हरिश्चंद्र। क्या नाम था? हरिश्चंद्र नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, और इस ब्राह्मण ने अपनी ख्याति प्राप्त कर ली थी। प्रसिद्धि के कारण इसको दोस्तों दूसरा नाम रोहिल्दी भी कहा जाता था। रोहिल्दी के नाम से भी किसको जाना जाता था? तो हरिश्चंद्र को कहा जाता था। अब दोस्तों क्या है, हरिश्चंद्र के दोस्तों 2 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? जब नाम एक पत्नी है दोस्तों वो ब्राह्मण थी, और इससे जो संतान उत्पन्न हुई वो संतान दोस्तों ब्राह्मण संतान ही कहलाई। और दूसरी पत्नी है दोस्तों वो क्षत्रिय थी। दूसरी कौन सी थी? क्षत्रिय थी, और इससे उत्पन्न संतान दोस्तों क्षत्रिय संतान कहलाई, क्षत्रिय संतान कहलाई। अब क्या है दोस्तों, जो क्षत्रिय पत्नी थी उसका नाम भद्रा था। क्या नाम था? भद्रा था। इसको ही भद्राणी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? भद्रा या भद्राणी कहा जाता है। और हरिश्चंद्र की रानी छत्राणी के 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। जो भोग है, भोग भट्ट हो गया, उसके बाद में कंदक, भोग भट्ट, कंदक, और उसके बाद में दोस्तों रजिल, और रजिल के बाद में आता है दह। ये दोस्तों 4 पुत्र हुए छत्राणी के, जिसका नाम है भद्रा या भद्राणी। अब इन चारों ने क्या किया, ये जो जोधपुर मंडोर है इसके 4 दीवारी का निर्माण करवाया, जिसको प्राचीर बोलते हैं। इन चारों ने प्राचीर का निर्माण करवा दिया, और यहाँ पर मंडोर शाखा शुरू कर दी। और मंडोर शाखा दोस्तों एक तो ध्यान रखना, वंश किसने शुरू किया था और एक राजवंश या शासन किसने शुरू किया था, तो वो दोनों अलग अलग याद रखना है आपने, तो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो प्रतिहार वंश है दोस्तों, वो प्रतिहार वंश किसने शुरू किया है, तो प्रतिहार वंश की बात करें तो वो शुरू किया है हरिश्चंद्र ने। किसने? हरिश्चंद्र ने किया है, और इसी पर हरिश्चंद्र को प्रतिहार है, इस वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। आदि पुरुष कहा जाता है किसको? हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और इसी हरिश्चंद्र को क्या कहा जाता है? प्रतिहारों का गुरु, प्रतिहारों का गुरु भी कहा जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि जो प्रतिहार वंश है उसका संस्थापक पूछ ले तो हरिश्चंद्र है, और प्रतिहार वंश का आदि पुरुष है तो हरिश्चंद्र है, और प्रतिहारों का गुरु है तो हरिश्चंद्र है। लेकिन दोस्तों
ये जो मंडोर है इसके प्राचीर का निर्माण इसके चारों पुत्रों ने करवाया और इसकी मृत्यु के बाद में इसके 3 पुत्रों ने दोस्तों संन्यास धारण कर लिया था, योगी का रूप धारण कर लिया। लेकिन भोग भट्ट और कंदक इसके बाद में जो 3 नंबर का पुत्र था जिसका नाम था रजिल, उस रजिल ने क्या किया दोस्तों 560 ईस्वी के अंदर मंडोर के अंदर राजवंश शुरू कर दिया। 560 ईस्वी में राजवंश शुरू कर दिया। ये दोस्तों अपने आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक